हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म ई टीम लाइव पर। इस लेक्चर में हम मिले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस का जो हमारा सेकंड सिटिंग एग्जाम है 2024 का, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन हमारी क्या दी गई है? 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स एज ऑलवेज। फुल मार्क्स 80 होंगे। पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट जो हमारा होगा दैट इज सेक्शन ए, जिसमें हमारे क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क ईच क्वेश्चन। आउट ऑफ 80 क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चन ओनली। तो सेक्शन बी होगा हमारा, दैट विल बी आल्सो 40 मार्क्स, जिसमें से 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हैं, हम वीडियो लेक्चर जो बनाने वाले हैं, वीडियो लेक्चर की जो सीरीज होगी जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे सारे क्वेश्चन पेपर्स के, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको आंसर्स अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, आप वीडियो लेक्चर को एक्सेस वहां से भी कर सकते हैं। तो क्लास 10 के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के एग्जाम पास्ट 10 ईयर्स जो हमारे 2015 से लेकर 2024 तक के हैं, सारे अवेलेबल होंगे। ठीक, सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, 12th के लिए भी ये सारे अवेलेबल होंगे इन द हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के, जो पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो भी अवेलेबल होंगे। ठीक, साइंस में साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है और कॉमर्स स्ट्रीम है, ये तीनों ही इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इसको आपको कहां से परचेस करना है? इसको परचेस करने के लिए आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जाना होगा जिसका नाम है एटीएम लाइव। ये ऐप है जिसको आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं? आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड करके आप ये जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म से परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं तो वेबसाइट हमारी ये है www.eteam.live। यहाँ से आप ये सेम काम कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरी है जिसको आपको क्लियर करना चाहते हैं, वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड करके आप क्लियर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर। वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन आंसर्स। तो क्या क्वेश्चन है? विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? बंगाल का सॉरो किसको कहा जाता है? बंगाल का दुख। ठीक है, शोक ऑफ बंगाल का शोक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर 1 कोसी, बी गंगा, सी दामोदर एंड डी गंडक। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि कोसी जो है वो कहा जाता है, उसको कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, गंगा और गंडक के बारे में ऐसी कोई उपाधि अभी तक हमें देखने को मिली नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दामोदर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज हियर। ठीक है, तो कोसी सॉरो ऑफ बिहार एंड दामोदर सॉरो ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट इन दिस वे। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेमर ऑफ द ओशियन बॉटम इज रिलेटेड टू। ठीक है, ट्रेमर का मतलब होता है, ट्रेमर को अगर हम बोलने की कोशिश करें तो हिंदी में बोलते हैं इसको कंपन, कंपन या झटके। ठीक है, समुद्र के नीचे जो समुद्र का तल है, जब उसके नीचे अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या बनता है? साइक्लोन। ऑप्शन गलत है। साइक्लोन जो है वो हवा के बार बार गोल गोल घूमने से बनता है। ठीक, सुनामी जो है वो, सुनामी क्या होती है? ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में, उसको कहा जाता है सुनामी। टाइड ज्वार भाटा होता है जो दिन में 2 बार पानी चढ़ता है और वापस तट से नीचे उतर जाता है, इसको कहा जाता है टाइड, ज्वार भाटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुनामी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सुनामी जो है वो जब समुद्र के नीचे कभी जब झटका आता है भूकंप का, तो उसकी वजह से जो पानी है वो ऊंची ऊंची लहरों में कन्वर्ट हो जाता है और उससे काफी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तटीय इलाकों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट वाज मेघालय कार्व्ड आउट? तो मेघालय किस स्टेट से बना है? तो मेघालय का सबसे पड़ोसी जो है वो असम है। ठीक, तो मान लीजिए अगर ये मेघालय है तो असम इसके चारों तरफ है। ठीक है, तो पहले मेघालय का दर्जा था स्टेट विद इन स्टेट। ठीक, बाद में इसको काट के बनाया गया, इसको नाम दिया गया मेघालय, और ये ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, असम से काट के बनाया गया है मेघालय। हु हैज अ राइट टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट पे नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो 3 लिस्ट होती है हमारी। पहली लिस्ट थी यूनियन लिस्ट। ठीक, यूनियन लिस्ट। दूसरी है स्टेट लिस्ट, और स्टेट के बाद तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, तो यूनियन पे कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट पे कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट पे कौन बनाएगा? बोथ, सेंट्रल प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट, दोनों लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है? ए स्टेट, बी यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फोर्थ का सी। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु इज द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट? विलेज कोर्ट का हेड कौन है? जो गांव की ग्राम न्यायालय होता है उसका हेड कौन होता है?
तो पंच, सरपंच, मेयर और न्याय मित्र। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है? विलेज कोर्ट का जो हेड होता है दैट इज न्याय मित्र, न्याय मित्र। ठीक है, ये मजिस्ट्रेट लेवल का एक आदमी होता है जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होती है, तो इट इज नोन एज न्याय मित्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पंच, सरपंच जो है वो न्याय पंचायत का वो होता है और ग्राम पंचायत का हेड होता है, ग्राम पंचायत का हेड होता है। मेयर जो है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है, म्यूनिसिपैलिटी, जैसे दिल्ली में मेयर बनेंगे। ठीक है, पंच ये 5 लोगों का ग्रुप होता है जो इलेक्ट किए जाते हैं, किसके लिए? जो ग्राम पंचायत के सरपंच को इलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन इज, पब्लिक ओपिनियन पे जो बेस्ड गवर्नमेंट है। मोनार्की, मोनार्की में क्या होता है? राजशाही कहते हैं इसको। राजा, राजा का बेटा राजा बनता है, पब्लिक की कोई मर्जी नहीं चलती है। डिक्टेटरशिप, कोई भी सत्ता ले लेता है, इसको कहा जाता है तानाशाही। ठीक है, तानाशाही, जहां पे कोई एक ही आदमी पावर रूल करता है और उसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि वो कोई भी उससे पावर छीन सकता है, वो किसी से भी छीन सकता है। ऑप्शन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोक का मतलब लोग, लोकतंत्र का मतलब जो लोगों से सरकार चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 6 का सी करेक्ट। 7, हु इलेक्ट द सरपंच, सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, स्टेट गवर्नमेंट, मुखिया एंड पंच एंड डी पंच। सरपंच को कौन इलेक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए, मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट सरपंच। सरपंच को इलेक्ट कौन करता है? जो भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट क्या इलेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट कुछ इलेक्ट नहीं करती, इसमें मुखिया और पंच ये खुद इलेक्टेड लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 7th का ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द 7 पार्टी अलायंस फॉर्म्ड? 7 पार्टी अलायंस जो है वो कहां बना था? 7 पार्टी अलायंस वाज मेड इन नेपाल। ठीक, इट वाज एसोसिएटेड विद नेपाल। ठीक, इंडिया में भी बहुत सारी पार्टीज का अलायंस रहा है, लेकिन 7 पार्टी अलायंस जो है वो नेपाल के टर्म्स में स्पेसिफिकली हमको पढ़ना होता है। तो इट इज नोन एज 7 पार्टी अलायंस ऑफ नेपाल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक रिसोर्सेज? तो सबसे पहले देखिए होते क्या है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो 2 तरह के रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। और एबायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है लिविंग सोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज या लिविंग या बायोटिक सोर्सेज। जो भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे सॉइल, सनलाइट, रेन, ये सारी चीजें होती हैं, इनको क्या कहा जाएगा? एबायोटिक सोर्सेज। तो इनमें देखिए नॉन लिविंग चीजें क्या है? ह्यूमन लिविंग है, बर्ड लिविंग है, रिवर इज अ नॉन लिविंग थिंग, ट्री इज अ लिविंग थिंग। तो इनमें से लिवर जो है वो एबायोटिक सब्सटेंस है और बाकी सारे कौन से हैं? बायोटिक सब्सटेंस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेगुर कॉल्ड? रेगुर किसको कहा जाता है? रेड सॉइल को रेगुर नहीं कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को रेगुर कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को रेगुर कहा जाता है। एल्यूमिनियम एल्यूवियल सॉइल को कहा जाता है खादर एंड बांगर, खादर एंड बांगर। ठीक है, ब्लैक सॉइल के लिए एक और नाम यूज किया था दैट इज रेगुर सॉइल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वेयर इज सारावती रिवर वैली प्रोजेक्ट? सारावती रिवर वैली प्रोजेक्ट कहां पर है? तो सारावती रिवर जो नदी है वो कहां पर है? वो कर्नाटका में। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। ठीक है, तो सारावती रिवर कर्नाटका में स्थित है और इसी वैली प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है सारावती रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक, यूपी में बहुत सारे, यूपी में, तमिलनाडु में, बिहार में, हर जगह बहुत सारे वैली प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके नाम आपको स्पेशली अलग से याद करने पड़ेंगे जो आपके चैप्टर में दिए गए होंगे। ठीक है, तो दिस इज हियर ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? भारत में कितना परसेंट फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में कवर्ड है? तो इंडिया में एक एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसके हिसाब से भारत का जो कवर है दैट शुड बी मिनिमम बाई 24%, और सॉरी 33% जो इंडिया का एरिया है वो किसमें होना चाहिए? फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिलहाल जो है इंडिया के पास 24% के आसपास, करीब 23 पॉइंट समथिंग % के आसपास इंडिया का फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, 62% तो किसी भी कंट्री का नहीं है, 33% कुछ कंट्रीज का है, 18% नॉट अ बिग डील। इंडिया का इज बिटवीन 21 to 25%, 23% के आसपास है वो। वेयर इज नाहरकटिया ऑयल फील्ड लोकेटेड? नाहरकटिया ऑयल फील्ड कहां पर लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन है हमारे? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो नाहरकटिया ऑयल फील्ड जो है वो असम के डिब्रूगढ़ इलाके में है। कहां पे है? डिब्रूगढ़, असम। ठीक है, असम में एक और ऑयल फील्ड है जिसका नाम है डिगबॉय, DIGBOI। डिगबॉय में ऑयल फील्ड
मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 13 का बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड? पहली नेशनल वाटर पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई थी? 1975, 1982, 1987 एंड 2002। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1975, 1982, 1987 एंड 2002। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1987। 1987 में पहली वाटर पॉलिसी ठीक इंडिया ने अडॉप्ट की गई थी। और वाटर पॉलिसी में क्या होता है कि वाटर, जो भी इंडिया में वाटर रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे मैनेज करना कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वाटर बचा रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1975 में इमरजेंसी थी ठीक, 2002 में कुछ और एक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ठीक। In which year did the most severe earthquake in Bihar? 1931, 1932, 1933, 1934। ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। So let's move to the question number 15. In which year did the most severe earthquake occur in Bihar? तो किस साल में बिहार में सबसे भयानक अर्थक्वेक भूकंप आया था? तो ऑप्शन नंबर है 1931, 1932, 1933 एंड 1934। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1934। 1934 में बिहार और नेपाल के आस का जो इलाका है उसमें एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था जिसकी तीव्रता कितनी, रिक्टर स्केल पे 8.00 नापी गई थी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है बट स्टिल इट कम्स इन एग्जाम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मल पावर जनरेशन प्लांट लोकेटेड? इनमें से कहां पे एक थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है? तो बरौनी भी एक थर्मल पावर प्लांट है ठीक है, कहलगांव इज ऑल्सो पावर प्लांट एंड कांती इज ऑल्सो पावर प्लांट। ये तीनों ही पावर प्लांट है एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, अलग अलग पावर प्लांट है, लोकेशन है इनकी, कोई यूपी में है, कोई तमिलनाडु में है ठीक, कोई महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ये आपके सारी लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर डी 17, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रीडोमिनेंट इन रूरल एरिया? गांव में कौन से काम ज्यादा होते हैं? तो इसमें क्या ऑप्शन है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? एग्रीकल्चर, फिशिंग एटसेट्रा। प्राइम सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है? इंडस्ट्रीज ठीक है, मैन्युफैक्चर्स एटसेट्रा। टर्सरी में सर्विस सेक्टर। तो बताओ गांव में भाई क्या होता है? गांव में सीधी सी बात है, लोग खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गांव में टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी शहरों में ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली हुआ ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पे ये एक्टिविटीज ज्यादा मिलेंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्राइमरी एक्टिविटीज आर प्रीडोमिनेंट इन रूरल एरिया। Which sector has been benefited the least by the policy of globalization? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको ग्लोबलाइजेशन का सबसे कम फायदा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इज एग्रीकल्चर, सर्विसेज, सी मैन्युफैक्चरिंग, डी नन ऑफ दिस। तो एग्रीकल्चर जो है उसको सबसे कम फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि हर जगह एग्रीकल्चर पहले से हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वो चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन से एक जगह से दूसरी जगह फैल गई। ठीक, एग्रीकल्चर को आज भी इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मान लीजिए इंडिया में अगर आपने आम उगाया तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 दिन में भेज पाएंगे, तो चाइना भेज सकते हैं, जापान भेज सकते हैं। ऐसा नहीं अब इंडिया का आम अमेरिका भिजवा रहे हैं, शिप में डाल के 2 महीने बाद पहुंच रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि सबसे कम फायदा ग्लोबलाइजेशन का किसको हुआ? एग्रीकल्चर को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनार इज अ करेंसी ऑफ विच कंट्री? दिनार कहां की करेंसी है? तो ईरान, गलत है, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। ठीक है, सऊदी अरब की भी रियाल है, अफगानिस्तान की अफगानिस्तानी रुपी, अफगानी रुपी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इराक में क्या चलता है? दिनार, इराकी दिनार चलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 11th 5-year प्लान? 11वें पंचवर्षीय योजना का समय बताना है। तो इसका समय है 2007 से 2012। ठीक, पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 1950 में जो नेहरू, पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर से, सोवियत रशिया से एक मॉडल उठाया कि वो 5 ईयर्स के लिए पूरी इकोनॉमी को प्लान करेंगे। 5 साल के लिए हम गोल सेट करेंगे और उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके कई सारे 5-year प्लान आए। तो 11th 5-year प्लान 2007 से 2012 तक चला। और कौन लीडर था इसका? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह तब हमारे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 सी। ठीक, तो 1950 से लेके कई सारे 5-year प्लान आए अब, लेकिन 5-year प्लान नहीं बनते, अब थोड़ा कुछ और फंडा चलता है। 20 का सी। 21, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आर प्लेस्ड इन विच सेक्टर? तो गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं। नेचर में नेचुरली गैस मौजूद नहीं होती, उसको हमें साफ सुथरा करके निकालना पड़ता है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन दोनों चीजों को डालते हैं। प्राइमरी सेक्टर में भी बताया पीछे एग्रीकल्चर होता है, टर्शियरी में सर्विस की बात की जाती है, सेकेंडरी में जब कोई नई चीज प्रोड्यूस की जाए रॉ मटेरियल से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 21 का बी। 22, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड?
ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सारे लोगों का भला करे। ठीक, मान लीजिए एक जगह है, ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ 100 में से 20 लोगों का फायदा होता है, तो इसको बोलेंगे सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब वहीं पे एक कंट्री ऐसा है जहां पे 100 लोग हैं, 100 में से 100 लोगों का फायदा हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसको क्या कहेंगे? इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से करना कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी कुछ जो रिसोर्सेज हैं, पानी है, हवा है, वो बचे रहें। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ हमने बताया, इंक्लूसिव ग्रोथ बताया, तो ऑल ऑफ दीज इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिपेयर्ड इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ काम करते हुए दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, स्कॉलर से अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन के बाद अमर्त्य सेन के बाद पाकिस्तान के एक और स्कॉलर थे, महबूब उल हक। ठीक, उन्होंने, इन दोनों लोगों ने इस काम को किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसको हमें 4 चीजों से नापना चाहिए कि उसके पास हेल्थ कैसी है, उसकी चॉइसेस कैसी हैं, ठीक, उसकी एजुकेशन कैसी है और उसको रिसोर्सेज कैसे कैसे मिल रहे हैं। तो ये 4 चीजों से हमने का काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, 23 का डी। 24, द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन है। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऑल ऑफ दी। तो भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर को क्या कहा जाता है? टर्शरी सेक्टर। ठीक, टर्शरी मतलब तृतीय श्रेणी। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 24 का बी। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया? इनमें से सार्डिनिया का किंग कौन था? तो भाई नेपोलियन जो है वो कहाँ के? फ्रांस के किंग थे। ठीक, चार्ल्स किंग इंग्लैंड के थे। और ऑप्शन नंबर आता है ए, सार्डिनिया के किंग थे विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का ए ठीक है। 26, हु फाउंडेड थर्ड इंटरनेशनल? थर्ड इंटरनेशनल क्या था? थर्ड इंटरनेशनल एक 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका काम क्या था? इन्होंने कहा कि देखो रशिया में तो कम्युनिज्म आ गया, साम्यवाद आ गया, अब पूरी दुनिया में हमें कम्युनिज्म लाना है। तो उस काम के लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसका नाम था थर्ड इंटरनेशनल। और किसने रखी थी? कार्ल मार्क्स अब तक खत्म हो चुके थे। उस समय यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे लेनिन। उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया और कहा कि चलिए अब रशिया में आ गया, पूरी दुनिया में हम कम्युनिज्म लेके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, लेनिन ने ये मीटिंग बुलवाई थी। Who was the chief hero of the unification of Italy? इटली का यूनिफिकेशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। आसानी से सारे स्टेट साथ में आने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इटली को एकजुट करने में इन तीनों ही लोगों का हाथ था, जोसेफ मैज़नी, कावेयर और गैरिबाल्डी। इन तीनों ही लोगों ने मिलकर इटली को यूनिफाई किया, इटली को एकीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 का डी। बाय व्हाट नेम द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर नोन? तो 1917 में 2 रेवोल्यूशन हुए। ठीक, पहला रेवोल्यूशन और दूसरा रेवोल्यूशन। पहला रेवोल्यूशन होता है फरवरी 1917 में। ठीक, इसको कहा जाता है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसमें एक सरकार बनी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। ठीक, लेकिन वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, तो फरवरी के बाद फिर से अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हो जाता है। फिर से एक अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ, इसको कहा जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसमें आती है कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट। इसको दूसरा नाम दिया जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन जो है वो कब आता है? फरवरी 1917 में। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर में एक और रेवोल्यूशन होता है, उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिसके बाद रशिया जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। ऑप्शन नंबर सी। 28 का सी। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिबरल लीडर? इनमें से कौन एक लिबरल लीडर, उदारवादी नेता नहीं? तो दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, बिपिन चंद्र पाल है, नहीं है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर सी। लिबरल लीडर का मतलब है जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के सपोर्ट में हो। बिपिन चंद्र पाल मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के सपोर्ट में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम?
मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक, अलग सीटों का जो वो था प्रोविजन था, वो सबसे पहले किस में आया था? तो साइमन कमीशन आया 1927 में, ये आया था इंडिया को चेक करने के लिए कि इंडिया अभी तैयार है आजाद करने के लिए या नहीं है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1909 में ये आए थे, इन्होंने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग सीटों का प्रबंध किया था। दिल्ली पैक्ट किसके बीच में साइन होता है? दिल्ली पैक्ट साइन होता है बिटवीन लीग एंड कांग्रेस, लीग एंड कांग्रेस, ठीक, तो इसका कोई इससे मत लेना देना नहीं है। मॉन्टेक चैम्प्स रिफॉर्म होता है 1919 में, ठीक है। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो है बढ़ा दी गई थी, किसके लिए? पहले मुसलमानों के लिए थी, फिर सिखों के लिए भी आ गई, एंग्लो इंडियंस के लिए भी आ गई और क्रिश्चियंस के लिए भी आ गई। तो इन सब लोगों के लिए ये बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 30 का बी। 31, वेयर वॉज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में पहली टेक्सटाइल मिल कहां पे स्थापित हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। पहली टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश हुई थी गुजरात, आंध्र, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में पहली टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई थी, पहली टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। गुजरात में उसके बाद पहुंची, फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में के कानपुर में लगी, ठीक। आंध्र प्रदेश में पता नहीं शायद है या नहीं है, बट आंध्र प्रदेश इज नॉट वेरी फेमस फॉर टेक्सटाइल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों लगी? क्योंकि पहली बार रेलवे और कॉटन जो है वो साथ साथ कहां पे? मुंबई के इलाके के आसपास होता था, ठीक है। तो 31 का सी इज करेक्ट। इन 32, इन विच कंट्री वाज द कॉर्न लॉ पास्ड? कॉर्न लॉ किस कंट्री में पास किया है? कॉर्न मतलब मक्का, मकई जो होती है ना, भुट्टा, जो अपना जो मेज होता है, उसको कहा जाता है कॉर्न लॉ। तो ये कहां पास हुआ था? ये पास हुआ था ब्रिटेन में। क्यों? ब्रिटेन में टू प्रोटेक्ट द कॉर्न प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो मक्का उग रही थी उसको बचाने के लिए, कॉर्न प्रोडक्शन ऑफ ब्रिटेन, उसको बाहर से कंपटीशन ना मिले, बाहर के इंपोर्टेड मक्का जो है वो उससे सस्ती ना बिकने लगे, उससे महंगी ना बिकने लगे, इसलिए इसको कहा गया था कि एक मिनिमम प्राइस के नीचे जो प्राइस है मक्का का वो नहीं आएगा। तो ब्रिटेन ने ये लॉ पास किया था, ठीक है, अपने यहाँ के कॉर्न प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। 32 का ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33। व्हाट इज कोपरा? कोपरा का फुल फॉर्म है कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये फुल फॉर्म है, सिंपल। ये क्या है? इस प्रोटेक्शन के हिसाब से आगे आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, इसमें के हिसाब से जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो भी किसी चीज को खरीदते हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं, वो इसमें दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपने फोन खरीदा, वो काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका अधिकार है कि आप उसकी शिकायत जाके वहां पे करें, वो उससे मना नहीं कर सकते उस शिकायत को सुनने से। इट इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 33 का बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम वाज द लैंड डेवलपमेंट बैंक अर्लियर नोन? लैंड डेवलपमेंट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मोर्टगेज बैंक और नाबार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लैंड मोर्टगेज बैंक। की इसमें लैंड को जो डेवलप करने का तरीका है, एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करने का काम है, वो इसमें किया जाता है, ठीक है। उसके लिए पैसे दिए जाएंगे आपको, तो इस तरह के ऑप्शन जो बैंक है उसको लैंड डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेलवेज वर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच रेंज? कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके अंडर में रेलवे शुरू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे एक चीज और आई थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी इनके टाइम पे है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम आया था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था। लॉर्ड लेटन के टाइम पे क्या आया था? लॉर्ड लेटन के टाइम पे आया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम पे आया था। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आया था मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबके हमने इंफॉर्मेशन दे दी एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सारे ऑप्शंस आपके इंपॉर्टेंट आपके सामने। 36, व्हेन वाज लुई 16 हैंड? लुई 16वें को कब फांसी पर लटकाया गया? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का सवाल है, तो आपको अगर डेट याद होगी तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1793 में इनको फांसी पर लटकाया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान में, फ्रांस की क्रांति के दौरान में इनको लटका दिया गया था 1793 में। 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंप्लीमेंटेड द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी? नई आर्थिक नीति कहां पे लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति सबसे पहले यूएसएसआर में आई, सोवियत संघ में, और कौन लेके आया इसको? हमारे जो साहब हैं लेनिन, वो लेके आए। तो इट इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए। 37 का ए। हु सक्सीडेड लेनिन? लेनिन के बाद प्रेसिडेंट कौन बना यूनाइटेड स्टेट्स का? तो अगर आपको याद होगा, बनने तो वाले ट्रॉट्स्की थे, लेकिन ट्रॉट्स्की को मार दिया गया और कौन बना? लेनिन बने। स्टालिन बिकेम द लीडर ऑफ यूएसएसआर आफ्टर लेनिन। ठीक, स्टालिन बिकेम द लीडर ऑफ
यूएसएसआर आफ्टर लेनिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 39 का बी, 38 का बी, 39 हु सरेंडर्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टडैम। पोस्टडैम डिक्लेरेशन के बाद में किसने सरेंडर किया? तो पोस्टडैम डिक्लेरेशन ये साइन हुआ था बर्लिन में। कहाँ पे? बर्लिन में। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हो गया तो बर्लिन सबसे पहले इटली ने सरेंडर किया, इटली के बाद सरेंडर किया जर्मनी ने, और जर्मनी के बर्लिन शहर में बैठ के डिसाइड हुआ जापान जो जर्मनी के साथ लड़ा था वो भी इसके सरेंडर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर 39 क्वेश्चन। तो पोस्टडैम सरेंडर डिक्लेरेशन के बाद जो सरेंडर है वो किसने किया था? जापान ने किया था, ठीक है। 40 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज दल। स्वराज पार्टी के बारे में अगर थोड़ा और पढ़ा हो तो स्वराज पार्टी बनी थी सन 1923 में, और इसके पहले प्रेसिडेंट थे सीआर दास, चित्तरंजन दास, और इसके पहले जो सेक्रेटरी थे वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे चित्तरंजन दास थे, ठीक। सीआर दास, इनको देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु, देश बंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 41 इन विच स्टेट इज इंदिरा गांधी कैनाल लोकेटेड। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? देखिए केरला में ठीक ठाक बारिश हो जाती है, जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हो जाती है, वहां पे और कैनाल्स हैं, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल वहां पे नहीं है। बिहार में नदियां हैं ठीक ठाक, ज्यादा कैनाल्स की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थान में 300 किलोमीटर लंबी ये कैनाल है, नहर जो भरतपुर, ठीक है, और ये जो इलाके हैं इनसे होते हुए निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैसलमेर तक जाती है ये, ठीक है। विच इज द रोहिला नेशनल पार्क। रोहिला नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। इसमें क्या ये फेमस है? किसके लिए? स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक। स्नो लेपर्ड मिल जाएगा यहाँ पे। असम में कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है। असम में कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहाँ पे क्या मिलता है? राइनोसोरस, राइनोसेरोस, मतलब गेंडा, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तमिलनाडु में बहुत सारे हैं। तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये हमें देखना है सारा, पर्टिकुलर स्टेट पर याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाती है? मैंगनीज में इंडिया नहीं, कॉपर में इंडिया नहीं, बॉक्साइट में नहीं, माइका। ऑप्शन नंबर डी, माइका में इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड। माइका ये यूज किया जाता है, अगर आपने कभी प्रेस को खोल के देखा हो तो इलेक्ट्रिक आयरन में एक हीटिंग फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में एक पतली सी प्लेट लगी होती है, ठीक, इस तरह की, ठीक, वो गर्म होती है, तो इसको माइका से बनाया जाता है, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड। मैंगनीज कहाँ है? मैंगनीज जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आइदर इन पेरू या बोलिविया में से कोई एक कंट्री जो मैंगनीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। कॉपर चिली, ठीक है। बॉक्साइट का शायद रशिया, ठीक। ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इन सारे मिनरल्स के। मीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनरल इज नीडेड टू मेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मिनरल लगता है? तो सबसे पहले तो आप इसमें देखिए मिनरल इनमें से बाकी सिर्फ एक ही है, बी, बाकी सारे क्या है? एलिमेंट्स है। टिन एक मेटल है, मैंगनीज मेटल है, आयरन मेटल है, बॉक्साइट इज अ मिनरल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। आयरन को बनाने के लिए कौन सा मिनरल लगता है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 44 का बी। 45 की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो सबसे पहले तो आप पता होना चाहिए दामोदर एक नदी है। अभी आपने पहले पढ़ा कि दामोदर जो नदी है वो किसका सौरो है? दामोदर नदी झारखंड और बंगाल जैसे 2 स्टेट से निकलती है, झारखंड बंगाल, ठीक। तो झारखंड में इसके ऊपर एक डैम बनाया गया जिसको कहा जाता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन झारखंड। ये उस एरिया को पूरे को पानी देने का काम किया करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक। 45 का ए। 46 विच इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन साउथ इंडिया। पूरे साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ना किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना पूरे भारत में होता है, सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। क्वालिटी ब्लैक सॉइल की वजह से, क्योंकि ब्लैक सॉइल गन्ने की प्रोडक्शन को इंप्रूव करती है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 47 वेयर इज विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड लोकेटेड। आयरन स्टील लिमिटेड जो है वो कहाँ पे है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लोकेटेड कहाँ पे? सालेम में दूसरा है, सालेम में ये नहीं, भद्रावती में ये लोकेटेड है। विजयनगर में एक और आयरन प्लांट है, दुर्गापुर, इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, सालम में सालेम आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड है। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑप्शन नंबर बी। विच शिपयार्ड मेक्स वॉरशिप फॉर इंडिया, भारत के जो लड़ाकू पोत हैं, लड़ाकू जहाज जो है, पानी के जहाज हैं, वो कहाँ बनते हैं? चेन्नई और कोलकाता, ये एक इंडस्ट्रियल पोर्ट है, यहाँ पे व्यापार होता है। मजगांव एक मिलिट्री पोर्ट है, नेवी पोर्ट, नेवल पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो कहाँ पे है? वो एक नेवी पोर्ट है और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है, इस तरफ है, इस तरफ कहीं पे मजगांव। ठीक, चेन्नई यहाँ पे है, कलकत्ता यहाँ पे है। तो ये सारे क्या है? ये कमर्शियल पोर्ट्स हैं ये दोनों। ये क्या है? मिलिट्री पोर्ट है, मजगांव जो है। ठीक, तो मजगांव में क्या बनेगा? भारत के जो भी लड़ाकू पोत हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत है, ठीक है, जो अभी नया विक्रांत आया है, वो भी सारे इसी जगह पे बने हुए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ नदर्न सेंट्रल रेलवे? नदर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी हाजीपुर, सी जबलपुर और मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल तो सीधी सी बात है, साउथ की बात है, तो उसकी हमें करनी नहीं। साउथ सेंट्रल का ऑप्शन है दैट इज इलाहाबाद, दैट इज इन इलाहाबाद। साउथ ईस्ट का होता तो हाजीपुर है। ठीक है, जबलपुर सेंट्रल का है शायद, और मुंबई सेंट्रल इज वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न। ठीक है, इंडिया को टोटल 8 रेलवे जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो उनमें से एक जोन ये है, टोटल 8 जोन में से ये है, सबका आपको याद होना चाहिए। ठीक, 49। व्हेन डिड ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट? ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट होता है, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब साल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की प्रसारण की शुरुआत होती है और ये अभी तक चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, विच स्टेट हैज द फर्स्ट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रोड्स इंडिया? सबसे ज्यादा सड़कें कहां बनी हुई हैं? ठीक, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सबसे डेवलप्ड स्टेट में से कौन सा नजर आ रहा है आपको, साइज वाइज जो है महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रोड्स इंडिया में बनी हुई है। ठीक, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे पे गुजरात है और चौथे पे राजस्थान है। ठीक, गुजरात में भी बहुत सा इलाका ऐसा है जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो इसमें बहुत ज्यादा सड़कें नहीं बन सकती। राजस्थान में भी डेजर्ट, कॉमन सेंस से कर सकते थे। कर्नाटका और महाराष्ट्र में से कोई एक होता। अब महाराष्ट्र का साइज बड़ा है, तो अगर मान लीजिए इसमें कम सड़कें भी हैं तो भी कर्नाटका से तो ज्यादा ही होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोनिक स्टॉर्म? तो अब इनमें से देखिए कि सबसे ज्यादा चक्रवात कहां पे आते हैं। तो चक्रवात कहां आता है? तटीय इलाकों में, जहां समुद्र होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो समुद्र के किनारे? मध्य प्रदेश अंदर लोकेटेड है, कोई समुद्र का किनारा नहीं है। झारखंड भी अंदर है, बिहार भी अंदर है। कि बिहार में बीच है कहीं पे? नहीं है ना, बिहार में। ओडिशा सबसे किनारे लोकेटेड है, तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आएंगे? ओडिशा में। ओडिशा कहाँ पे? अगर ये रहा वेस्ट बंगाल, तो ये रहा उड़ीसा। इस इलाके को क्या कहा जाएगा? उड़ीसा का जो इलाका है, जैसे मान लीजिए इंडिया का तटीय है, चेन्नई, ये आंध्रा है, नीचे तमिलनाडु है, ये हमारा रहा उड़ीसा। तो उड़ीसा एक तटीय कोस्टल स्टेट है इंडिया का, तो ये प्रोन है किसके लिए? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से। 52 का ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एड इक्विपमेंट? इनमें से फर्स्ट एड का इक्विपमेंट कौन कौन सा? लाइफ जैकेट, फायर एंड एक्सटिंग्विशर, रोप और बैंडेज एंड टेप। क्या कर सकते हैं भाई? लाइफ जैकेट से आप कौन सा फर्स्ट एड देंगे? आग बुझाएंगे, आग बुझाने का कोई फर्स्ट एड से ताल्लुक नहीं है। रस्सी से क्या ताल्लुक है? कौन सी अब रस्सी से इलाज कर सकते हैं? तो ऑप्शन है बैंडेज एंड टेप। बैंडेज एंड टेप इज द फर्स्ट एड ऑब्जेक्ट। 54। असवन डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? एक बहुत फेमस डैम है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। इसके ऊपर एक डैम बनाया गया जिसको नाम दिया गया असवन डैम। ये इजिप्ट में है। कहां पे है ये? इजिप्ट में। ठीक, कृष्णा पे बना हुआ है हमारा नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। ठीक है, गोदावरी पे जो है हमारा वो बना हुआ है, गोदावरी नदी पे बना हुआ है हमारा नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी पे बना हुआ है हमारा आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट लीव इट फॉर नाउ। ठीक है, तो नागार्जुन सागर कृष्णा पे बना है। अमेजोन पे एक दो डैम उधर भी बने, लेकिन असवन डैम हमारा जो है वो नाइल नदी पे बना। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक, अमेजोन क्या है? अमेजोन है लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड जो है वो है अमेजोन और लॉन्गेस्ट है वो नाइल है। ठीक, तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक, गोदावरी पे है अलमाटी डैम, अलमाटी डैम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 55। रिक्टर स्केल इज यूज्ड इन विच डिजास्टर? रिक्टर स्केल किस में नापी जाती है? फ्लड में रिक्टर स्केल का कोई काम नहीं, साइक्लोन में कोई काम नहीं, ड्रॉट में कोई काम नहीं, अर्थक्वेक में रिक्टर स्केल यूज की जाती है। तो अर्थक्वेक के लिए 2 स्केल है, रिक्टर स्केल और मरकाली स्केल। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? तीव्रता की, भूकंप कितना जोर आया था, इंटेंसिटी नापते हैं। और मरकाली में डैमेज, कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो रिक्टर स्केल जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो उसको यही बोला जाए कि 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप था, 8 रिक्टर का था, 9 रिक्टर का था, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक, इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्टर्न बिहार इज प्रोन टू विच कैलेमिटी? जो ईस्टर्न बिहार है, मान लीजिए हमारा ये अगर बिहार का इलाका है, तो ये वाला जो एरिया है वो किससे ज्यादा प्रोन है, क्या चीज, कौन सा इनमें से घटना ज्यादा हो सकती है? तो यहाँ पे घटना अर्थक्वेक तो होती है नॉर्थ बिहार में, ठीक है। ड्रॉट बिहार में ना के बराबरी कुछ इलाकों में पड़ता होगा, क्योंकि लगभग बिहार में अच्छी अच्छी नदियां हर जगह है। फ्लड जो है वो इन इलाकों में ज्यादा आती है, क्योंकि सारी नदियां इसी जगह से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following suggested democratic decentralization? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे पहले मतलब समझिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि पावर जो है अपने सेंटर पे लेके बैठी हुई है, इसको नीचे के लेवल्स पे पहुंचा देना। मतलब ये कि पावर जो है उसको बांट देना नीचे के लोगों में, कामों को जिम्मेदारी बांट देना कि स्टेट लेवल पे ये काम करेगा, शहर में ये काम करेगा, विलेज में ये काम करेगा, और विलेज के भी एक इलाके में ये काम करेगा, और ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट तो है। तो इस काम को करना इज नोन एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल नीचे तक, गांव तक डेमोक्रेसी को पहुंचा देना। ठीक है, एक तो गवर्नमेंट चुनी जाती है सेंट्रल लेवल पे, एक गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी जो है उसको हम गांव तक पहुंचा देंगे, गांव में आदमी अपने अपने प्रतिनिधि को चुन के उसको पावर में भेजेगा। तो इसका ऑप्शन इज बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया, और इसके वजह से क्या है, इसकी वजह से भारत में आया पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी सिस्टम, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम। जो आज हम मेयर चुनते हैं, ग्राम प्रधान चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, वो किसकी वजह से आया? बलवंत राय मेहता कमेटी की वजह से आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, 73 और 74। जो 73 है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब गांव में जो पंचायती राज आएगा उसके लिए 73rd अमेंडमेंट है। इसको क्या बोलेंगे? पंचायती राज, पंचायती राज। 74 किसके लिए? 74 जो है वो है हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है बना हुआ है। ये क्या, किसके लिए? ये म्युनिसिपैलिटी के लिए है, म्युनिसिपैलिटी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 74 जो है वो अर्बन लोकल के लिए है, रूरल लोकल के लिए 73, याद रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 का बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? चिपको मूवमेंट सबसे पहले कहां से शुरू हुआ है? चिपको मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में कौन? सुंदरलाल बहुगुणा एक लीडर थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली थी? इसकी इंस्पिरेशन इनको मिली थी विश्नोई समाज से। विश्नोई समाज कहां पे? विश्नोई समाज जो है वो राजस्थान से मिली थी। कि बहुत पहले एक राजा ने पेड़ काट के, महल की लकड़ी के लिए पेड़ काट के लाने को बोला, तो जब वो लोग पहुंचे तो विश्नोई समाज के एक महिला थी, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन एक पेड़ के आगे पेड़ को कटने नहीं दिया। तो इसी चीज से प्रेरणा लेकर सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में भी इस तरह का एक मूवमेंट चलाया और पेड़ों को कटने से बचाया। तो इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन, और ये कहां शुरू हुआ था? उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 60 हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी? इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? इमरजेंसी की घोषणा करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक, इमरजेंसी लगाता कौन है? पार्लियामेंट लगाएगा। ठीक, और उसकी घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट उसको बोलेगा कि हाँ इमरजेंसी लग गई है, अपना अपना बचाइए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर बस उसको पास कराने का काम करेगा। 60 का ए। विच कंट्री डू नॉट हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब कि वहां पे क्या हो, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर जितने स्टेट है उनकी स्टेट है अलग अलग गवर्नमेंट हो। जैसे इंडिया में क्या, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर 28 स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में भी है, बेल्जियम में भी है, स्विट्जरलैंड में भी। तो बी चाइना में नहीं। चाइना में क्या है? चाइना में चलता है कम्युनिस्ट सिस्टम, कम्युनिस्ट रूल है, सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे। क्या है? सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे, सिंगल पार्टी सिस्टम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी सब जगह फेडरल सिस्टम है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी बनी है 1982 में। ठीक, जनता दल 1975 के आसपास, 1972 के आसपास मान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885,
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1990s के बाद की पार्टी है, ठीक। 1885 में ये पार्टी बनी है। तो सबसे पुरानी कौन सी दिख रही है इसमें आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजादी से पहले की है ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 62 का सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर्म? देखो भाई, डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है। एक होती है कि मान लो ये एक मुद्दा है कि हमें हमें एग्जाम्पल के तौर पे देश में एक मुद्दा उठा कि हमें मान लीजिए क्रिसमस 25 की छुट्टी करनी है नहीं करनी, या 31 जनवरी की छुट्टी करनी है नहीं करनी, 31 दिसंबर की। तो सारे लोगों को कहा जाएगा बताइए अपनी अपनी राय। तो सारे लोग क्या करेंगे? वोट देंगे। मान लो 50%, 52% वोट पड़ गए कि हाँ होनी चाहिए, 49%, 8% पड़े नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट हर मुद्दे पे डायरेक्ट वोट डालना जो होता है उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। और दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मान लीजिए ये आदमी है, इसने इसको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा कि जाओ भाई ये 100 लोग हैं उनका, कि अब 100 लोगों के आप एक लीडर हो, अब जाके आप पार्लियामेंट में हमारी बात करो। उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो दो है डायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि हर मुद्दे पे डायरेक्ट वोट पड़ेगा, डायरेक्ट वोट बाय पीपल। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या है? पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को हमें मिलती है। स्विट्जरलैंड में हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इंडिया में इनडायरेक्ट है, अमेरिका में भी इनडायरेक्ट है और बेल्जियम में भी इनडायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। 64, ड्यू टू विच क्वालिटी डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि और चीजों से अलग है और चीजों से बेहतर है, ठीक। नर्चर ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी, इक्वलिटी और लिबर्टी की बात की जाती है। पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, मतलब लोगों की राय जानी जाती है इसमें। रिकंसिलिएशन ऑफ डिफरेंसेस, जो भी लोगों के बीच में भेदभाव होते हैं वो यहाँ पे खुल के दूर सामने होते हैं और दूर हो जाते हैं। तो इनमें से सभी चीजों के लिए डेमोक्रेसी फेमस है, डेमोक्रेसी अच्छी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 65, व्हेन वाज द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? पहली बार राष्ट्रीय आय नापने का काम किसने किया था? तो 1798 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, 1848 में नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था 1868 में। 1868 में किसने किया था ये? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने ये काम किया था 1868 में। और इसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो है वो भारत से बहुत सारा पैसा लेकर जा रहे हैं, ठीक है। 1868 में ये काम उन्होंने किया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सर्कुलर फ्लो इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है? प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से सर्कुलर फ्लो है वो है इनकम का जुड़ा हुआ है, इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। एक तरह का एक मॉडल होता है इनकम, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से चीजें मूव करती हैं सर्कुलर फ्लो में, इनकम और एक्सपेंडिचर इस तरह से खत्म करते हैं इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। सर्कुलर फ्लो इज रिलेटेड टू, फैक्चुअल है, इनकम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन? मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000 रुपए, इसको बोला जाएगा इनकम। कंजम्पशन का मतलब होता है आपने कितना खर्च कर दिया, कंजम्पशन का मतलब है कितना खर्च कर दिया। मान लीजिए 500 आपका कंजम्पशन है, 1000 इनकम, 500 कंजम्पशन है, तो 500 एक्स्ट्रा बचा ना, इसको क्या बोलेंगे? 1000 माइनस 500, 500। ये हो गई आपकी सेविंग्स, ये आपकी क्या है? सेविंग्स। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेविंग्स। 67 का बी, 67 का बी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? छोटे लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे छोटे लोन 10,000 20,000 का लोन आपको मिल जाए, उसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इंडिया में नहीं शुरुआत हुई, चाइना नहीं, बांग्लादेश में इसकी शुरुआत होती है। बांग्लादेश में इसकी शुरुआत होती है। कौन? एक इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। इन्होंने इस मॉडल की शुरुआत की। ये नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, ठीक। इन्होंने बताया कि छोटे छोटे लोन बताए कि 10,000 20,000 की लोन देते हैं और कम रेट पे देते हैं, जिससे लोग अपना काम शुरू कर पाए। इसकी वजह से बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी तेजी से चलने लगी। तो मोहम्मद यूनुस ने इस काम को शुरू किया और बांग्लादेश से ये कहानी शुरू होती है, बांग्लादेश से शुरुआत मानी जाती है इसकी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्टर हैज द लीस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है,
जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे कम रोल प्ले करता है, तो भाई इनमें सबसे ज्यादा रोल सेकेंडरी और टर्चरी का होता है, क्योंकि बड़ा सामान जो है वो इन्हीं दो से बनता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या एग्रीकल्चर है, ठीक, बहुत सी जगह पे एग्रीकल्चर जो है उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, एग्रीकल्चर ज्यादातर लोग खुद के लिए कर रहे हैं। भारत में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एरिया एक्सपोर्ट नहीं होता है, ये क्या होता है, अपने लिए बस खर्च कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एग्रीकल्चर वाला काम है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग है, तो इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक, मतलब वैसे रोल है लेकिन जीडीपी में इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 69 के बाद 70 की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following is a part of economic infrastructure? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा पार्ट है? एजुकेशन, हेल्थ, सिविल और ट्रांसपोर्टेशन। तो इनमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, सिविल सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। एजुकेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविल सर्विसेज अलग चीज है, ठीक, गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड सिचुएटेड? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करती है। WTO कंट्रोल्स द ग्लोबल ट्रेड इन द वर्ल्ड, कंट्रोल्स द ग्लोबल ट्रेड इन द वर्ल्ड, ग्लोबल ट्रेड इन द वर्ल्ड। दुनिया का ज्यादातर ट्रेड जो है वो कौन कंट्रोल करता है? WTO कंट्रोल करता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO कंट्रोल करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। किसका? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में किसका है? WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। हनोई में किसका है? हनोई में शायद किसी का नहीं है, ठीक। तो WHO में जेनेवा का है, जेनेवा का WHO में है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम इज, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है? फैमिली इनकम नहीं, इनकम ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट इनकम, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मान लीजिए इंडिया में एक साल में, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपए का सामान बनता है, पूरे साल में 1000 रुपए का सामान बनता है, तो ये भारत की क्या है? नेशनल इनकम है। क्या है ये? नेशनल इनकम। इनमें से बाकी चीजें नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाएंगी, ठीक। तो ये है नेशनल इनकम, बाकी सारी चीजें इसी में जुड़ जाएंगी, बाकी सारी चीजें नेशनल इनकम का ही पार्ट हो जाती हैं। इसको क्या कहा जाएगा? नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। फैमिली इनकम, पब्लिक, ये सारी चीजें इसी का पार्ट मानी जाती हैं। 72 के बाद 73, ऑप्शन इसका क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नहीं, सॉरी, ये रिपीटेड नहीं है, मतलब ये पहला ही क्वेश्चन है जो इसी पेपर में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपको फेमस क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह ये कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, तो आई वांट टू से दिस, ठीक। पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और ब्योमकेश बनर्जी। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने, कहा जाता है, ही आस्क्ड गांधी टू कम टू इंडिया, आस्क्ड गांधी टू कम टू इंडिया। इन्होंने कहा था गांधी जी से कि आप भारत में आके काम करिए। पहले अफ्रीका में काम कर रहे थे, फिर भारत में इनको बुलाने का काम किसने किया था? गोखले ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल क्या दिया गया है? गुरुदेव, ठीक है। इनको नोबेल भी मिल चुका है, ठीक है। और गुरुदेव का टाइटल किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ये राइटर वगैरह थे। बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो चुकी है इंपॉर्टेंट। तो 73 का ऑप्शन इज ए, 73 का ऑप्शन इज ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following was not a part of Allied Power? इनमें से कौन सा Allied Power का पार्ट नहीं? ये बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 ग्रुप थे, एक था Allied Power और दूसरा था एक्सिस पावर, दूसरा था एक्सिस पावर। Allied Power में कौन कौन था? Allied Power में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया, ठीक। एक्सिस पावर में था जर्मनी, जर्मनी के बाद यहां पे था इटली और इटली के बाद यहां पे था जापान। ये 3 कंट्री इस तरफ थे और ये इस तरफ थे। तो बताइए अलाइड पावर्स में कौन सा नहीं दिख रहा है? इसमें जर्मनी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जर्मनी जो है वो एक्सिस पावर की पार्ट थी, जर्मनी अलाइड पावर का पार्ट नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 74 का बी। इन विच लैंग्वेज
वह संवाद कौमुदी पब्लिश। संवाद कौमुदी किसने लिखा था? संवाद कौमुदी लिखने वाले थे साहब हमारे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी अखबार लिखा था, और ये अखबार लिखा गया था बंगाली में। पहले अखबार जो है बंगाली में लिखा गया था। ठीक, हिंदी समाचार कौन सा था? हिंदी समाचार बहुत ज़्यादा नहीं लिखे गए थे, तो लेकिन हाँ अल हिलाल कॉमरेड जैसे अखबार लिखे गए थे। इंग्लिश में लिखा गया था द गजट, द इंडियन गजट, ऐसी कुछ नाम था उस अखबार का। ठीक है, मराठी में केसरी, केसरी एक अखबार बाल गंगाधर तिलक लिखते थे, वो लिखा गया था। और ठीक है, ये अखबार किसने? राजा राम मोहन ने बंगाली लैंग्वेज, बांग्ला भाषा में शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज फेमस फॉर एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? इनमें से कौन सा वायसरॉय ऐसा था जिसको भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसने प्रेस को बहुत प्रमोट किया? वॉरेन हेस्टिंग का नाम किससे जोड़ते हैं? वॉरेन हेस्टिंग का नाम जोड़ते हैं आप विलियम कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड लिटन का वर्नेकुलर प्लेस एक्ट पीछे बचा चुके हैं। ठीक, चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का आपको देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाने से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, क्योंकि इन्होंने अखबारों को प्रमोट करने का काम किया था, अखबारों को प्रमोट करने का काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। विद हुम द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज एसोसिएटेड? ब्लड, लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क और गरिबाल्डी। तो इसका जो ताल्लुक है वो किससे नापा जाता है, माना जाता है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इसका यूज किया जाता। तो इसको कौन यूज किया था? इसको यूज किया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। ठीक, ये चांसलर थे जर्मनी के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसको यूज किया था जर्मनी को एकीकृत करने के लिए। तो पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, लेनिन का जो ताल्लुक है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ताल्लुक है। गरिबाल्डी का इटालियन यूनिफिकेशन से है, और स्टालिन का है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। ठीक है, 5 ईयर प्लान इन्होंने शुरू किया था, 5 ईयर प्लान। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 77 के बाद 78। बोहेमिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच कंट्री? तो बोहेमिया एक इलाका है जो किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में माना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए, 78 का ए है। बिटवीन विच कंट्री द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क वॉज साइन? ब्रेस्ट लिटोस्क एक ट्रीटी थी, साल 1917 में इसको साइन किया गया था। ठीक, और ये किसके किसके बीच में साइन हुई थी? ये साइन हुई थी रशिया और जर्मनी के बीच में। जर्मनी को बहुत सा इलाका अपना रशिया को देना पड़ गया था इस ट्रीटी के अंदर, और काफी मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी रशिया के लिए, लेकिन फिर भी मजबूरी में, क्योंकि भाई डेवलपमेंट करना था तो वॉर से निकलना जरूरी था रशिया के लिए। तो रशिया ने वॉर से निकलने के लिए ये ब्रेस्ट लिटोस्क की ट्रीटी साइन की थी जर्मनी के साथ में 1917 में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर डी इज करेक्ट। 79 के बाद 80। वेयर डिड विलियम बिकम द एम्परर इन 1871? जो 1871 में विलियम वन थे, वो कहाँ पे अपने आप को राजा उन्होंने घोषित किया था? तो इट वाज जर्मनी के कैसर विलियम पहले 71 में फर्स्ट किंग बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।